नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया के विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया हर्षवर्धन को किसी सरप्राइज को दिखाने के लिए किसी अलग घर में ले जाती है, और वह जैसे ही अनाया के रूम में पहुंचते हैं, अनाया हर्षवर्धन की ओर देखते हुए बोली, हर्ष अपने फोन को इस बॉक्स में रख दो। दरअसल अनाया के बैग के पास एक कांच का बॉक्स रखा हुआ था। उसका क्या इस्तेमाल था, यह तो हर्षवर्धन को नहीं पता था, लेकिन अनाया ने जैसा कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद अनाया ने भी अपने फोन को उसी में रख दिया। अनाया की हरकतें हर्षवर्धन को कंफ्यूज कर रही थी। वह उसे अपनी बाहों में खींचते हुए प्यार से बोला, बीवी क्या बात है, लगता है तुम आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में हो, इसीलिए तो मुझे यहाँ लेकर आई, और अब तो फोन भी मुझसे दूर कर दिया। यह सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें बस हर वक्त यही सुझाता है, इतना ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। इतना बोलकर वह उसे वह ड्रॉप कपड़े रखने की जगह की ओर ले जाने लगी। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था उसकी बीवी करना क्या चाहती है। जैसे ही वह वो ड्रॉप में पहुंचे, अनाया ने सामने की अलमारी को एक स्वीट से अलग कर दिया है। ऐसा करते ही उसे सामने एक दरवाजा नजर आया, लेकिन वह पासवर्ड और फिंगरप्रिंट से प्रोटेक्ट था। अनाया ने वहां पासवर्ड लगाया और फिंगरप्रिंट देते हुए हर्षवर्धन को खींचते हुए बोली, चलो मेरे साथ अंदर चलो। थोड़ी ही देर में जमीन के नीचे बने बेस में चले गए। यह एक अंडरग्राउंड कमरे का खुफिया दरवाजा था। जैसे ही वह लोग नीचे पहुंचे, अंदर की दुनिया हर्षवर्धन की समझ के बाहर थी। अंदर के कमरे में हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जैसे वहां पर कोई डिजिटल दुनिया हो। वहां पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन कुछ रोबोट थे जो वहां की हर स्क्रीन पर नजर रखकर बैठे थे। हर्षवर्धन हर तरफ बस अविश्वास से देख रहा था कि दुनिया 50 साल आगे की नजर आ रही थी। वहां पर हर चीज डिजिटल थी। हर्षवर्धन अनाया को देखते हुए बोला, बीवी यह दुनिया ऐसा लगता है जैसे हम फ्यूचर में आ गए हो। यह सुनकर अनाया हंसते हुए बोली, ऐसा बोल सकते हो हब्बी कि हम फ्यूचर में हैं। वैसे भी मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ एक ऐसी लेब बना लेती हूँ ताकि मैं अपने लोगों पर नजर रख सकूं और हर चीज दूर से ही कंट्रोल कर सकूं। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कुछ और दिखाने लाई हूँ। इतना बोलकर वो उसे आगे एक बड़ी सी स्क्रीन की ओर ले जाती है, जहाँ पर कई सारी फुटेज चल रही थी। अनाया हर्षवर्धन को चेयर पर बिठाते हुए प्यार से बोली, तुम्हारा सरप्राइज यहीं पर है। अनाया फिर उसी के पास बैठ गई और सामने बड़ी कांच की स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगी। देखने में तो वह एक बस ग्लास की प्लेट नजर आ रही थी, लेकिन उस पर डिजिटल कीबोर्ड था। अनाया स्पीड से टाइप कर रही थी और कुछ पासवर्ड लगा रही थी, और फिर उसने एक जगह अपने फिंगरप्रिंट दिए और पीछे काम कर रहे हैं एक रोबोट को ऑर्डर देते हुए बोली, ओमेगा सेक्टर 52 के सीसीटीवी का कोऑर्डिनेशन कोड नंबर बताओ। रोबोट ओमेगा भी तुरंत अपने रोबोटिक आवाज में कोऑर्डिनेशन बता देता है। अनाया तुरंत कोऑर्डिनेशन को टाइप करती है। ऐसा करते ही उनके सामने बड़ी सी स्क्रीन पर एक जगह की सीसीटीवी फुटेज नजर आने लगती है। उस फुटेज को देखते हुए अनाया की आंखें चमक रही थी। वही हर्षवर्धन अभी भी कंफ्यूज था कि उसकी बीवी कर क्या रही है, लेकिन तभी सामने स्क्रीन पर एक चेहरे को देखते हुए उसकी सांस भारी होने लगी। उसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं आते थे। वहां हल्की बेचैनी और आंखों में नमी आ चुकी थी। दरअसल सामने स्क्रीन पर कोई और नहीं, लाइव फुटेज चल रही थी, और जहां पर हर्षवर्धन को उसकी मॉम गार्डन में बैठी हुई नजर आ रही थी। उसके आसपास कुछ पालतू खरगोश कूद रहे थे और कई सारी तितलियां भी थी, और गार्डन का नजारा भी काफी खूबसूरत था। उसकी मॉम अपने हाथों में चाय पीते हुए सामने का नजारा देख रही थी। वह आज भी उतनी ही एलिगेंस थी जितनी पहले थी, बस थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही थी, शायद अपने पति के आठ चिंता की वजह से। हर्षवर्धन की आंखों को नम होता हुआ देख अनाया उसकी हाथों को पकड़ते हुए सहलाकर बोली, हर्ष मैं तुम्हें रुलाने के लिए यहाँ नहीं लाई। मुझे पता है तुम्हें अंकल आंटी को देखने की बेचैनी थी, मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ी थी। यह सुनते ही हर्षवर्धन उसे तेजी से अपने गले लगा लेता है और एक झटके में खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है, और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए गहरी गहरी सांस लेकर बोला, शुक्रिया बीवी, शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को एक खूबसूरत अफसाना बनाने के लिए, मेरे हर दर्द को मिटाने के लिए। मैं जिस भी चीज के लिए तुम्हें शुक्रिया कही इतना कम है। यह कहते हुए उसकी आवाज भारी हो रही थी।
अनाया उसका सर सहलाते हुए प्यार से बोली, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। हब्बी, मेरी जिंदगी में तुमने खुशियां लाई है, तो मेरा भी वही फर्ज बनता है। देखो, मुझे पता है तुम इन्हें देखने के लिए तड़प रहे थे। आज मैं जब वर्मा अंकल की क्रिटिकल सिचुएशन तुम्हें बताई, तो तुम्हें अपने डेट की याद आ गई। मैंने वह खालीपन तुम्हारी नजरों में देखा था, और सालों पहले उस खालीपन से मैं भी गुजरी थी। हर्षवर्धन भी समझ है कि उसकी बीवी उसे बहुत ज्यादा अच्छे से समझने लगी है। हर्षवर्धन भी गौर से स्क्रीन को देख रहा था। अगर उसका बस चलता, तो वह दौड़कर जाकर अपनी मॉम को गले लगा लेता, बिल्कुल बचपन की तरह। हालांकि हर्षवर्धन बचपन से ही काफी सीरियस और मेच्योर था, लेकिन वह अपनी मॉम के आगे अक्सर बचपना कर देता था, और वह उनकी बात कभी नहीं टालता था। हर्षवर्धन अपनी मॉम को देखते हुए इमोशन आवाज में बोला, बीवी, यह जगह कौन सी है? कितनी खूबसूरत जगह है, और मोम काफी रिलैक्स नजर आ रही है। क्या डेट भी यहीं पर है? यह सुनकर अनाया वापस कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हुए बोली, हाँ, वो भी यहीं पर है। इतना बोलकर वह एक और कमरे की सीसीटीवी फुटेज शुरू कर देती है। तुरंत सामने दूसरी लाइव वीडियो नजर आने लगती है, जिसमें एक 50-55 साल का आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, और उसकी चारों ओर काफी सारी मशीन लगी हुई थी। उस कमरे की डिजाइन भी काफी यूनिक थी। भले ही वहां पर कई सारी मशीन थी, लेकिन आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी थे, वह भी काफी यूनिक तरह के। यह सारी जड़ी बूटियां थी, जो एरोमेटिक ब्रेथ को इनहेल करने के लिए थी। इन जड़ी बूटियां की खासियत थी कि कोई भी इंसान अगर लंबे वक्त तक इन जड़ी बूटियों की महक को अपने अंदर इनहेल करे, तो एक वक्त के बाद उनके अंदरूनी अंग स्ट्रांग होने लगते हैं। इसी वजह से अनाया ने जड़ी बूटियां वहां रखवाई थी। हर्षवर्धन, जो गौर से अपने डेट को देख रहा था, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह अनाया पर पकड़ करते हुए बोला, बीवी, क्या डेट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है? क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? यह कहते हुए उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। अनाया अभी हर्षवर्धन के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। वह उसका सिर प्यार से सहलाते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि अंकल की हालत ठीक नहीं हो रही है। उनकी हालत पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। पहले तो उन्हें जिंदा रखना भी मुश्किल था, लेकिन अब उनकी ज्यादातर मेडिकल कंडीशन नॉर्मल है। लेकिन उनके ब्रेन में सीवर इंजरी है। उनकी पहले ही 3 सर्जरी हो चुकी है, और उन्हें एक और सर्जरी की जरूरत है। लेकिन अब उनका शरीर चौथी सर्जरी के लिए तैयार नहीं है। हमने हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन उनकी बॉडी रिस्पांस नहीं कर रही है, जैसे वह पहले ही हार मान चुके हो कि अब उन्हें नहीं जीना। यह सुनकर हर्षवर्धन के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ पड़ी। उसे अब बस अपने मोमडेड सही सलामत चाहिए थे। वो अपनी बीवी का शुक्रगुजार था कि उसकी वजह से उसके मोमडेड जिंदा थे, लेकिन अब उसके अंदर लालसा बढ़ रही थी उसने अपने पास रखने की। क्या हर्षवर्धन के डेड होगे ठीक? और क्या हर्षवर्धन अपने मोमडेड को देखकर उठाएगा कोई नया कदम? और क्या मिस्टर वर्मा की सर्जरी होगी कामयाब? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।